बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? और मोहम्मद तैयब याकूब अगेन हियर विद द नेक्स्ट यूनिट। एंड यहाँ पे आपको मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिनके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इधर तो क्लिक करके आप नहीं कर सकते, बट आई हैव आल्सो शेयर्ड ऑल दीज कॉन्टेक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यूनिट नंबर 8 है आपका जी आज, और इट इज़ द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है क्या और हमने इसको तैयार कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है, बेनिफिट्स इसके क्या हैं, और जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक तो ये कि ऑडियो विजुअल एड्स, जब हम कहते हैं AV एड्स, तो उससे क्या मुराद है, इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। Then we will be discussing these pictures, drawings, charts, and real objects. It's not read, it's real. It's the typo mistake. Real objects and जो मॉडल्स हैं वो हम देखेंगे, वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। पिक्चर स्टोरीज की बात करेंगे, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी ख़त्म हो चुकी हैं। चूँकि ये बुक पुरानी प्रिंटेड है तो उस वजह से इसमें ये पुरानी चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल अच्छा है, मुझे भी माजी में जाना बड़ा अच्छा लगा, और स्पेशली मैंने सर्च आउट किया गूगल को भी, और कई ऐसी चीज़ें तो जिनसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, जैसे आजकल तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, तो पहले वो होते थे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जिसपे फिल्मसेज उनको कहा जाता था। ऐसे प्लास्टिक की शीट्स होती थी और उस पर लिख के वो रखते थे, तो दे वर यूज्ड। देन रिकॉर्ड्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स होती थी, रेडियो, मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन, फ्लैश कार्ड्स, रिस्पांस एनालाइजर्स एंड लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज। तो लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज ये अभी भी हैं, लेकिन अभी ये वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल इक्विप्ड लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज आ गई हैं। और एक पॉइंट जो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा जो इस बुक में नहीं है, वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट मी राइट इट हियर, सॉरी, platforms to teach and assess, ठीक है, to assess students। ये मैंने अभी ऐड किए हैं कुछ स्लाइड्स, तो कुछ मैं ऐसे आपको ऐप्स बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा, कुछ लिंक्स ऐसे शेयर करूंगा कि जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आजकल वो पुरानी बातें ख़त्म हो गई हैं, स्पेशली कोविड की वजह से, चूँकि सारा सिस्टम ही आपका ऑनलाइन हो गया है, तो उसकी वजह से जैसे LMS से अभी आप ले रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की, तो सिमिलरली देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स जो आपके पास मौजूद हैं जिनको इजीली आप यूज़ करके और अपना अच्छी इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी मैं आपके लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स कि मेरे लैपटॉप में यहाँ पे पड़ी हुई है जो PPT है, तो मैं साथ साथ आपको लिख के, पहले ये मैंने बनाई है, अब मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोग फिर मैं इसको अपलोड जैसे की हुई है अभी कर दी YouTube पे, और आप लोग इसको देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सीखें। ठीक है, हमेशा प्रोफेशनली और स्पेशली एज अ स्टूडेंट्स, या जैसे भी आप प्रोफेशनल हैं, तो कभी भी जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है ना, तो खाली उस पर भरोसा ना करें। ठीक है, वो समझ लें आपके लिए एक गाइडलाइन होती है, एक मुख्तसर सी चीज़ होती है। आपने क्या करना होता है, आपने उसको बेस बना के, यानी वो आपकी बेस है, ठीक है, आपने उससे रिलेटेड ये देखना है कि उसमें से नई चीज़ें उसमें कौन कौन सी इंक्लूड हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। पहली बात यह है कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस। सिमिलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस मॉडर्न टीचिंग, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज इसकी ज़रूरत है। यानी अगर हम आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो खाली किताब से भी काम चल जाता था। टीचर आए हैं क्लास में, किताब पढ़ाई है, बच्चों ने लिख लिया, रट्टा लगा लिया, तो फिर क्या हुआ कि फिर काम बन गया। लेकिन अभी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल टीचर, खाली टीचर नहीं, प्रोफेशनल टीचर, एन इफेक्टिव टीचर जिसका नाम हो, ठीक है, लोग जिसका नाम सुन के रिस्पेक्ट करें और आपकी मार्केट में डिमांड हो। देखें, हर एक की कीमत है, सीधी बात है, ठीक है, जिस शोबे में भी हैं आपकी एक कीमत है, आपकी एक प्राइस है। अब प्राइस जितनी आप ज़्यादा अपनी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको अपने आप को इक्विप करना होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। ठीक है, आज क्यों नहीं हम खेतों में हल चला रहे, क्यों ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थ्रेशर क्यों यूज़ कर रहे हैं। सारा वो जैसे गाँव इकट्ठा होता था
और मिल के फसल काटता था वो क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, बिकॉज वो वक्त गुजर चुका। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल टीचर, तो आपने क्या करना है कि जदीद जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे फ़ायदा उठाना है। ठीक है, इसी तरह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी होनी चाहिए। प्रेशर है इस वक्त हर एक शोबे में, यानी इफ़ यू वांट टू एक्सेल, तो जब तक आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो आप एक कामयाब टीचर नहीं बन सकते। ठीक है जी। और इसी तरह नाउ अब इसका मीनिंग क्या है? तो पहली बात तो यह है कि इनके ज़रिए लर्निंग होती है, लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंडली, हम जो भी एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, ठीक है, जो भी हम एक्सपीरियंस हासिल करते हैं ना, उसका एक तो ये होता है कि हम उस इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसको फेस करते हैं, रियल एक्सपीरियंस होता है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनडायरेक्ट कैसे? किसी ने हमें बताया, थ्रू वर्ड्स हमने किया, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, नया लेक्चर हमने सुन लिया, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। और इन दोनों के दरमियान जो चीज़ है वो आपकी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ठीक है, यानी सेमी एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस बिटवीन दीज टू टाइप्स, तो ये समझ लीजिए आपकी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। यानी ना तो वो रियल होती हैं ना बिल्कुल फेक होती हैं, इनके दरमियान में, यानी उसके ज़रिए हम एक सिमुलेशन देते हैं और वो चीज़ ला के क्लास में प्रेजेंट करते हैं या कंसेप्ट उसके ज़रिए क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि मीडिया विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? ये जो नीचे लिखी हुई है, दिस वन, सेमी एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द थर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये हमने यूज़ करना है, मीन्स दीज आर द ऑडियो विजुअल एड्स। रियल वर्ड को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे आपके मॉडल्स होते हैं, एक रियल है, मतलब लेट्स सपोज आपने फैसल मस्जिद का मॉडल क्लास में लाया, बच्चों को दिखाया, अब रियल फैसल मस्जिद मौजूद है, अब उसका मॉडल वहाँ पर मौजूद है, तो क्या हुआ कि रियल वर्ड को वहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसी तरह आपकी सेंसरी लिंकेज बनती है मीडिया और ऑब्जेक्ट्स जो आपको प्रेजेंट की गई है, यानी आप सेंसेस के जरिए परसीव करता है स्टूडेंट या आपका लर्नर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इंग्लिश, तो पहली तो बात यह है कि ऑडियो विजुअल एड्स किसी खास सब्जेक्ट से मखसूस नहीं है, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सकता है, और स्पेशली लैंग्वेज टीचिंग में आपको एवी एड्स मस्ट यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इन द सेम वे इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज, बार बार ये बात कही जा रही है कि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। फॉर दैट रीज़न इट शुड बी टॉट इन अ मैनर कि जैसे लैंग्वेज उसको बताई जाए तो उसके ज़रिए पढ़ाना चाहिए। फॉर दैट रीज़न इंग्लिश में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, चूँकि कम्युनिकेशन हमारा मकसद है, यानी हमारा मकसद खाली किताबें रटवाना नहीं है, बच्चे उसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि जब हम ऑडियो विजुअल एड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स की अटेंशन को आप बेहतर बना सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दीज एवी एड्स। इसी तरह जनरल कंसेप्ट आप दे सकते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स इज़ देयर, तो अब उसका हम एक ट्रेनिंग करवा रहे थे टीचर्स की, देन हमने एक्टिविटी दी कि कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें और उसको प्रेजेंट करें। तो वन ऑफ द ग्रुप ऑफ टीचर्स उन्होंने ये किया कि स्टूडेंट्स को लिया, एक स्टूडेंट्स को चांद बनाया, एक को सूरज बनाया, एक को ज़मीन बनाया। इस तरह फिर क्या हुआ कि उन्होंने कंसेप्ट किया कि जी सूरज ज़मीन और चांद के दरमियान आ गया, फिर क्या होगा। ठीक है, अब इस तरह चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ गया तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये सूरज ग्रहण एंड चांद ग्रहण इसका कंसेप्ट क्लियर किया। तो क्या होता है कि आप जनरल कंसेप्ट को आप इजीली रिलेट करते हैं उन अपनी एक्टिविटीज़ या उन ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। नाउ मॉडल कुड बी देयर, अ पिक्चर कुड बी देयर। जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज बच्चों को उन्होंने लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं देखा था, कहीं दूर दराज के इलाके में थे। अब आप उनको यूँ बताएंगे जी कंप्यूटर ना वो एक डब्बा होता है, एक ऊपर बॉक्स होता है जैसे हमारा टेलीविजन होता है, फिर नीचे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है वो इस तरह बस एक समझ लो एक बोर्ड सा होता है जिस पे ABC लिखी होती है, वो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हर एक के माइंड में एक अलग पिक्चर बनेगी। आप क्या करते हैं, आप एक फोटो बताते हैं कि बेटा दिस वन इज कॉल्ड कंप्यूटर, दिस इज द कीबोर्ड, दिस इज द माउस, दिस इज द मॉनिटर। तो ये सारे का सारा क्या है कि ये कीबोर्ड यहाँ पर मीन्स के पूरा अपने कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये उनके लिए याद करना आसान होगा। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन सी हैं, तो ये आप जैसे हमने ऊपर भी रिवाइज किया, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, चार्ट्स हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स आप ले आते हैं, मॉडल्स ले आते हैं, पिक्चर स्टोरीज, स्लाइड्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स, ये भी आजकल कम यूज़ हो रही हैं,
ओवरहेड प्रोजेक्टर्स ये भी कम यूज़ हो रहे हैं, रिकॉर्ड एंड साउंड रिकॉर्डिंग ये भी कम यूज़ हो रही हैं, क्योंकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास आ चुकी है। रेडियो, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स हैं, फ्लैश कार्ड्स आज भी यूज़ हो रहे हैं एंड दे आर रियली वेरी हेल्पफुल। चूँकि ये लो कास्ट हैं, आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी इन पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन इनका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा होता है। पर्पस एनालिसिस इसके बारे में नीचे बात करेंगे, और लैंग्वेज लैब्स थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया, मजीद उसको आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पिक्चर्स, ड्राइंग्स और चार्ट्स, तो किस तरह ये यूज़फुल है, व्हाट डू यू थिंक? आप क्या समझते हैं कि ये पिक्चर्स, ड्राइंग्स और चार्ट्स कैसे यूज़फुल हैं? थोड़ा सा ज़रा सोचें। ठीक है, तो यस यूज़फुल हैं। पहली बात क्या है कि आपने सामने एक पिक्चर दिखा दी, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, यानी आपको मज़ीद उसमें वर्ड्स की ज़रूरत की नहीं है। फिर पर्पस के लिए, कई पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। पिक्चर आपने दिखाई, कहा जी बेटा इसके बारे में आप स्टोरी लिखो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर, ओके, इससे रिलेटेड इसमें से दिस पिक्चर इज देयर, जो नाउन्स हैं वो अलग करें, जो वर्ब्स हो रहे हैं वो अलग करें, स्पेशली लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से। तो ये क्रिएटिविटी आप बच्चों की इसमें ला सकते हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर शोइंग दीज पिक्चर्स इन द क्लासरूम, तो बच्चों की इंटरेस्ट बिल्डअप होगी। ठीक है, मतलब आप बजाय सिर्फ बुक से पढ़ाते रहें, तो आप कोई पिक्चर्स ले आते हैं, अखबार से आपने ले ली, कहीं से भी ले ली, तो आप उनको यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन we have to keep in mind some points while using these pictures, drawings and charts, कि वो ऐसे होने चाहिए कि वो रियल पर्पस को प्रेजेंट करें। ठीक है, जो रियल पर्पस है, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। यानी खाली इसलिए नहीं है कि बस तस्वीरें ही उनको दिखानी है, असल मकसद की तरफ आप ना जाएं और बच्चे भी किसी और, यानी जो आप हासिल करना चाह रहे थे वो ना हो, बल्कि वो किसी और चीज़ में। तो ये केयरफुली आपने उसको सिलेक्ट करना है, पिक्चर्स को, ड्राइंग्स को या चार्ट्स को। ठीक है, जैसे हम क्लासरूम डेकोरेट करते हैं, तो आमतौर पे हम ये समझते हैं कि क्लास डेकोरेशन मीन्स के बड़े बस रंगीन किस्म के चार्ट्स लगाने हैं। एक्चुअल क्या है कि इन चार्ट्स का कोई मकसद हो, यानी चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैंने पूरा एक इस पर बनाई हुई है वीडियो, जो कि चार्ट्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्या क्या है, वो वहाँ से आप मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप फॉलो करें। ठीक है, उस पर काफ़ी सारी, आप नीचे जाएंगे पेजेस पे तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो टीचर से रिलेटेड, लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड, हमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस होते हैं एज अ व्हेन वी वांट टू लर्न इंग्लिश और व्हेन वी वांट टू टीच इंग्लिश, तो ऑल द वीडियोस आर देयर। तो चार्ट्स किस तरह के होते हैं? एक चार्ट्स होते हैं जो परमानेंट हैं, मसलन आपकी क्लास में एक पाकिस्तान का नक्शा, मैप ऑफ पाकिस्तान वो लगा हुआ है, क्लासरूम रूल्स आपने लगा के लगाए हुए हैं, ये परमानेंट है। ठीक है, देन कुछ ऐसे जो जिनको आप रिप्लेस करेंगे यूनिट्स के लिहाज से, जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपके रिप्लेस होते जाएंगे। तो इसलिए हमने ये याद रखना है कि स्पेसिफिकली हमने ये पॉइंट को जहन में रखना है कि वैसे ही नहीं सिलेक्ट करना, यानी जो दिल आया क्लास में ले आए, थॉरोफुली, केयरफुली, कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा है, ये चीज़ें जहन में रख के फिर हमने उनको यूज़ करना है। रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट्स आप ले आते हैं, ठीक है, और उसमें की पॉइंट्स आप बिल्कुल इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स की, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आप पढ़ा रहे थे, तो आपने एक पत्ता लिया एक क्लास में और वो उसको दिखा दिया। जो चीज़ नहीं ला सकते उसका मॉडल आप ले आएंगे। ठीक है, जैसे सेल वॉल है या स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल, वो आप ला तो नहीं सकते, तो उसका मॉडल आप ले आएंगे ताकि बच्चे उससे एक अंदाज़ा कर लेंगे कि रियल में ये चीज़ ऐसे होती है। पिक्चर स्टोरीज, यस, तो पिक्चर स्टोरीज क्या हैं? जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं पिक्चर्स के साथ, तो एवरीथिंग दैट यू आर टेलिंग इन ओरल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर्स, इट्स आल्सो एन इफेक्टिव टेक्निक, और हर कोई इसका यूज़ कर सकता है। स्पेशली जो छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो दे हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दीज पिक्चर्स। जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं ना, आमतौर पे कि सिर्फ ऊपर एक लाइन लिखी है, नीचे पूरी एक बड़ी सी तस्वीर बनी हुई है, तो दीज आर द पिक्चर बुक्स, और स्टूडेंट्स कैन इजीली प्रोड्यूस एंड गिव पिक्चर स्टोरीज बाय देमसेल्व्स। लाइक यू कैन टेल देम अबाउट अ पिक्चर, कहें जी बेटा इसके बारे में आप कहानी सुनाओ, तो वो खुद करेंगे, ओके दिस वन इज देयर, दिस वन इज देयर, ये इस तरह कर रहा है, ऐसे कर रहा है। इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर देम टू नरेट अ स्टोरी। सो दिस पिक्चर स्टोरी, एक पिक्चर मैंने यहाँ से लिया है, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर स्टोरी। फिर स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स आपकी आ जाती हैं, ये भी अभी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है,
और अभी यही स्लाइड्स हैं, जैसे मैं आपके सामने ये स्लाइड चला रहा हूँ। तो बहरहाल पुराने ज़माने में ये यूज़ होती थी, फिल्म स्ट्रिप्स होती थी जिसपे डिफरेंट उस पर स्क्रीन पे उसका डाटा प्रोजेक्ट होता था और स्लाइड्स पे मुख्तलिफ रिटन मटेरियल, पिक्चर, ये चीज़ें उसमें मौजूद होती थी। और हर सीन्स के लिहाज से वो पिक्चर्स होती थी, उसके लिहाज से वो एक पूरी की पूरी स्टोरी बनती थी। तो ये आपकी स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप्स इस तरह की जैसे पुराने कैमराज में ये इस्तेमाल होती थी। अब तो खैर हम कैमराज यूज़ ही नहीं करते, वो तो ज़माना ही गया जब कैमरा यूज़ करते थे, फिर बड़ा हम सोच समझ के तस्वीर बनाते थे। और समटाइम्स जो माहिर नहीं होते थे तस्वीर बनाने में, जब तस्वीरें आती थी तो किसी का सर कटा हुआ और किसी की आधी तस्वीर, और बड़ा टोटल मेरे ख्याल 30 या 40 या 50 तस्वीरों का ये रोल मिलता था। और हम बड़ा सोच समझ के, यानी एक एक तस्वीर को जी बनानी है नहीं बनानी, बड़ा अच्छा इतनी रह गई, फिर आप फोटोग्राफर के पास गए, फिर उसको दे दिया, वो कहेगा जी हफ्ते बाद आएँ या 3 दिन के बाद आएँ, फिर आपकी तस्वीरें बनी होंगी। तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। और कौन किस किस ने ये कैमरा यूज़ किया हुआ है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड यू टेल योर एक्सपीरियंसेस आल्सो। फिर आगे जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स अभी मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये पुराने ये भी यूज़ होते थे, अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। यूजुअली आप लैपटॉप के साथ या ऐसे उसको कनेक्ट कर देते हैं और पूरा वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स होती थी, उन पे लिखा जाता था, वो स्क्रीन पे रखते थे, फिर उनका इमेज सामने दीवार पे ये जो स्क्रीन लगी होती थी उस पे आता था। इजी टू हैंडल था उस लिहाज से, ठीक है, कि मसलन इतना ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, वो फिक्स होता था प्रोजेक्टर। सिर्फ आपने फिल्मसीज या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स जो होती थी उनको उठा के ले जाना होता था। आप सारे, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, लाइक अगर मैं हूँगा तो मुझे इतनी ज़्यादा ये लिखनी पड़ेंगी हाथ के साथ, लाइक यहाँ पे 34 स्लाइड्स आर हियर, यानी अगर यही काम मुझे करना पड़ता ओवरहेड प्रोजेक्टर पे तो 34 फिल्मसीज मुझे बनानी पड़ती, यानी लिखनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद फिर यह कि मैं 34 को मैंने तरतीब से रखना होता, फिर मैं वो एक एक ओवरहेड प्रोजेक्टर पे रखता और आप लोग सामने देखते स्क्रीन पे, तो देन आई विल बी एबल टू डिलीवर दिस लेक्चर, ठीक है। तो इस वजह से ये यूज़ है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मे भी आपने यूनिवर्सिटीज़ में देखा हो, कुछ में ये पिछले 4-5 साल पहले, कुछ में अभी भी है, ये यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में अभी, बहरहाल दिस वाज द ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर रिकॉर्ड्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग ये आपकी यूज़ होती थी, ठीक है। तो ये इसमें स्पेशली व्हेन यू आर टीचिंग अ लैंग्वेज, तो स्टूडेंट्स की साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक है, नंबर 1। इसी तरह एक मॉडल रीडिंग के तौर पे या मॉडल लिसनिंग के तौर पे उसको बार बार जो मटेरियल है उसको चलाया जाता, स्टूडेंट्स को बार बार सुनते, और इन दिस वे दे वर एबल टू कंप्लीट दैट, ठीक है। फिर साउंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, और ये इसका देखने में ये साउंड रिकॉर्डिंग होती थी। अब ये नहीं कि आजकल हमने मोबाइल उठाया होता है और उसमें समझ लें मोबाइल आपका टीवी भी है, आपका रेडियो भी है, ठीक है, आपका कैमरा भी है, ऑल द फैसिलिटीज़ आर देयर। तो ये रिकॉर्ड ये मशीन्स ये बड़े बड़े होते थे। किस किस ने वैसे ये देखा हुआ है, ये वाला ये टेप रिकॉर्डर तो देखा होगा ना आप में से किसी ने, वो तो काफ़ी अर्से तक यूज़ होते रहे, कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, ठीक है। तो इनको उठा के और इसमें वो उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, फिर उसको चलाया जाता था। तो दिस वाज द वे कि स्टूडेंट्स को जज किया जाता था। फिर आपका रेडियो आ गया है, टेलीविज़न आ गया, मोशन पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। तो रेडियो जो सा है ये बेसिक प्ले रोल कर रहा था उस वक्त, और आजकल भी रेडियो की अहमियत मौजूद है। यानी फॉर एग्जांपल इवन यू आर नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है अभी, तो रेडियो वहाँ पे एक अच्छा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी है और सोर्स ऑफ एजुकेशन भी है, ठीक है। रेडियो एंड टेलीविज़न ये उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर मोशन पिक्चर्स की बात की तो मोशन पिक्चर्स में ऑडियो विजुअल नेचर दोनों थी, और स्पेशली मूवीज़ जो आप दिखाते हैं, यानी मूवीज़ अगर आप ऐसी हैं कि जिनसे कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो रहा है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप स्टूडेंट्स की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। मीन्स देयर वाज अ मूवी ऑफ अ पर्सन, वो मेहनत कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, देन ही इज़ गेटिंग सम पोजीशन और माशरे में एक अच्छा मुकाम बना रहा है। अब वो मूवीज़ जब बच्चे देखेंगे तो उनके माइंड में भी एक इम्पेक्ट आएगा कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस अवेयरनेस अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो क्या होगा, उस वक्त भी आप इन मूवीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो मूवीज़ होती हैं इनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है,
ठीक है ना। वजह क्या होती है इसकी, जैसे मैं एग्जांपल में आपको एक देता हूँ। लेट्स सपोज यू आर वाचिंग अ मूवी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब क्या होता है कि आपने आज मूवी देखी, सपोज अभी आपके घर में कोई मेहमान आ गए और आप बाहर चले गए, कल भी वो मूवी नहीं देख सके, परसों भी नहीं देख सके, उससे नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो जितनी मूवी आपने देखी होगी वो सारी की सारी आपके माइंड में होती है। और इन 2-3 दिनों में ध्यान आपको उसी तरफ ही होता है कि यहाँ पे एंडिंग हुई थी और इसके आगे मैंने उसको देखना है। तो व्हाट्स द रीज़न? ठीक है, रीज़न ये है कि व्हेन वी आर वाचिंग दीज मूवीज तो हमारे तमाम सेंसेस उस तरफ होती हैं। आपकी आंखें भी उस तरफ हैं, आपका कान भी उस तरफ है, आपका दिमाग भी उस तरफ है, आपकी सोच भी उसी तरफ है। तो दिस इज द रीज़न कि जितनी अच्छी हमारी अटेंटिव सोच होगी वी कैन ईजिली ग्रैब दैट थिंग। ठीक है, ग्रैस्प दैट थिंग। तो उसकी वजह से हम अच्छी तरह उसको कर सकते हैं। तो ये मूवीज़ का इफेक्ट था कि आप पॉजिटिव भी उसको यूज़ कर सकते हैं। देन फ्लैश कार्ड्स आर देयर। तो फ्लैश कार्ड्स ये छोटे छोटे कार्ड्स, जैसे आप चार्ट्स पे काट के उनके छोटे छोटे कार्ड्स बनाते हैं, उस पर लिख सकते हैं और ये अभी भी यूज़ कर सकते हैं आप। एंड दीज आर वेरी मच यूजफुल इन डेली क्लासरूम एक्टिविटीज़। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। तो पहले तो बात यह है कि यू कैन टीच मीनिंग्स एंड कंटेंट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, सपोज एक यूनिट आप पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि 10 या 15 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बच्चों के लिए नए हैं। ठीक है, या उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है। अब आप क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड आप क्या करते हैं, आपने कार्ड्स बना लिए, फ्लैश कार्ड्स बना लिए और एक फ्लैश कार्ड उठाए, ओके स्टूडेंट्स दिस वर्ड इज दिस, ओके विच वर्ड इज दिस। ठीक है, वो उसको बोल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज इट विथ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। यानी कार्ड्स लिए, एक तरफ वर्ड्स रखे, मीनिंग्स वो जंबल अप तरीके से हों। बच्चे क्या करें कि जो स्पेसिफिक मीनिंग उस वर्ड का उसका कार्ड उसके सामने रखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसके जरिए पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रांग इम्प्रेशन होता है बच्चों पर। ठीक है, मीन्स व्हाट यू वांट टू टीच देम, तो बड़े स्ट्रांग इम्प्रेशन होगा उन पे और वो उसको बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। फ्लैश कार्ड्स की एक दूसरी बात यह है कि दीज आर द लो कास्ट एंड नो कास्ट, यानी इनकी कोई आपको इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता। आप पुराने कोई चार्ट्स ले सकते हैं, उनकी बैक साइड इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पेंसिल आप लेंगे, मार्कर ले रहे हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि इसमें कोई आपको ना तो आपकी बिजली इस्तेमाल हो रही है, ना कोई आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आपने इस्तेमाल करना है। यानी आप डिपेंडेंट भी नहीं है, ना इतने भारी हैं कि हम उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो दे आर वेरी इजी टू प्रिपेयर, बट इनका स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। इसी तरह आप प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस ड्रिल। ठीक है, सेंटेंस फॉर एग्जांपल अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज देयर, तो उस सेंटेंस के पार्ट्स आपने अलग अलग, फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब एक आपने वी का अलग फ्लैश कार्ड बना लिया, आर अलग पे लिखा हुआ है, प्लेइंग अलग पे लिखा हुआ है, क्रिकेट अलग पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने उनको बच्चों को हैफेजेड वे में उनको कर दिया और कहा जी इसको आप अरेंज करें। ठीक है, अब इस तरह कुछ और सेंटेंस है, कुछ आप इज का इस्तेमाल बता रहे हैं, एम का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो वो वी के साथ कि वो इज लगा रहे हैं या वी के साथ एम लगा रहे हैं या वी के साथ आर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सो दिस इज अ थिंग, दिस इज आल्सो अ मेंटल प्रैक्टिस आल्सो कि वो यूजफुल सेंटेंस बनाएंगे। यानी ऐसा सेंटेंस कि जो वाकई लॉजिकली भी ठीक हो और ग्रामेटिकली भी ठीक हो। तो यू कैन ईजिली यूज दिस फ्लैश कार्ड्स फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़। इसी तरह आप दूसरी एक्टिविटीज़ वो भी आसानी से इनसे कर सकते हैं। रिस्पांस एनालाइजर, तो ये भी पुराने ज़माने में वो मशीन इस्तेमाल होती थी, इसमें वो रिकॉर्डिंग होती थी बच्चों की, ओवरऑल रिस्पांस उनके लिए जाते थे। एक सेंट्रल यूनिट होता था बाय द टीचर और इंडिविजुअल यूनिट्स वो स्टूडेंट्स उसको हैंडल करते थे। तो इस तरह ओवरऑल रिस्पांस उनका लिया जाता था। आई ट्राई टू फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ दिस रिस्पांस एनालाइजर, लेकिन मुझे गूगल से फाइंड आउट नहीं हो सकी। अगर आप में से कुछ ट्राई करता है तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप ढूंढ के और फिर मुझे सेंड कर दें। तो इट मीन्स के आई विल बी रियली हैप्पी विद द पर्सन कि जो ये एफर्ट करते हैं ट्राई टू फाइंड दिस। क्योंकि मेरा थोड़ा वक्त कम था, फॉर दैट रीज़न मैंने ये प्रेजेंटेशन भी बनानी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने सर्च किया है, बट आई वॉज अनएबल टू फाइंड। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज, तो ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज लैब्स का। तो इसका बेसिक एम ये था कि हर बच्चे पे प्रॉपरली मेहनत की जाए। सपोज देयर आर 10 और 15 स्टूडेंट्स, हर एक को एक अलग से लैंग्वेज लैब होती है, केबन्स बने हुए होते हैं उसमें। मे बी आपने कभी देखो नवल यूनिवर्सिटी में
जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस H9 इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे लैंग्वेज लैब्स हैं। इसी तरह डिफरेंट जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन स्कूल्स हैं, तो उसमें भी लैंग्वेज लैब्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो लैंग्वेज लैब्स में क्या है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हर एक की प्रैक्टिस करते हैं, और ये स्पेसिफिक हर एक का केबिन बना हुआ होता है। वहाँ पे माइक्स लगे हुए होंगे, रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम होगा, लिसनिंग का इंतज़ाम होगा, और आप इजीली कोई भी लैंग्वेज वहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये पुरानी जो लैंग्वेज लैब्स हैं उसमें टीवी कैमराज, रिस्पॉन्स एनालाइजर्स वगैरह ये होते थे, और स्टूडेंट्स वो दे कैन लर्न एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ पढ़ाई की है वो सब नहीं पढ़नी है, तो इंडिपेंडेंटली लर्निंग उनकी होती है। इसी तरह उनकी इवेल्युएशन वगैरह वो भी की जाती है। सो दिस इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज लैब। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर वो हेडफोन्स लगे हुए हैं, 7, 7, 11, 12, 13 नंबर्स लगे हुए हैं। तो दे हैव टू गो, द पर्सन दे हैव टू गो देयर एट द स्पेसिफिक प्लेस, और वो वहाँ पे उन्होंने बैठना होता है। और ये पुरानी 1960s और 70s की लैब है। तो उस वक्त ये आप नीचे देखें, ये रिकॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये नहीं, ये यहाँ पर। तो ये बेसिकली दीज आर द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, टेप रिकॉर्डर्स हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त बड़ी बड़ी यानी इस तरह की होती थी। लेकिन अभी जो लैंग्वेज लैब्स हैं वो बड़ी वेल इक्विप्ड, और आप आसानी से, यानी इवन लैंग्वेज लैब क्या है, आप घर में भी बैठ के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर लिसनिंग टू दीज यूट्यूब वीडियोस, या आप ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू ऑनलाइन कोर्स आप कोई कर रहे हैं, तो घर बैठे आप इन तमाम फैसिलिटीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौके दिए हुए हैं, और हमें इनसे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना, ये अल्लाह की तरफ से करम होता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी रिसोर्सेज, फैसिलिटीज़, हर चीज़ दी हुई है, और उसका कुछ फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, तो अभी इसके एम्स क्या हैं? पहली बात तो यह है कि इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए ये ज़रूरी हैं। विजुअल टीचिंग मटेरियल्स, उनका इफ़ेक्ट बच्चों की मेमोरी पे ज़्यादा होता है। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक आप उनसे ले सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग ड्रिल आप करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स ड्रिल विद ओवरहेड प्रोजेक्टर उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यानी क्या है कि आपने क्वेश्चन रखे और बच्चों से उनसे आंसर्स ले लिए। तो ये तो हो गई हमारी कहानी यहाँ तक। ठीक है, जो बुक में था वो मैंने सारा आपको बता दिया। अब मैं कुछ ये सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम्स हैं, मैं यहाँ पे इनको बड़ा मुख्तसर सा तारुफ दूंगा। ये आपका काम है कि गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें गूगल क्लासरूम, या यूट्यूब में जाके लिखें गूगल क्लासरूम। अब गूगल क्लासरूम आप में से अक्सर ने यूज़ भी किया होगा, कैसे होता है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मुख्तसर ये है, गूगल क्लासरूम इट इज़ जस्ट लाइक अ रियल क्लासरूम। स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, होमवर्क वो सबमिट कर सकते हैं, आप उनको असाइनमेंट दे सकते हैं। तो दिस इज़ द गूगल क्लासरूम। फिर आ जाता है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स ये होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप कोई उनसे फीडबैक ले रहे हैं वर्ड में या एक्सेल में, तो अब ये सब के सामने वो डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। ठीक है, और वो वहाँ से डाटा अपना इंटर कर सकते हैं। जैसे आजकल ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप ऑनलाइन अपना दाखिला फॉर्म फिल करते हैं ना, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से दोबारा फिलिंग होगी। यानी इससे पहले तो ये था ना, मैनुअल दाखिला आपने दिया, अब यूनिवर्सिटी में वो लोग बैठे हुए हैं, फिर एक एक फॉर्म को वो फिल करेंगे, उसका डाटा एंटर करेंगे। तो अब क्या होता है कि अब जो ही आप यहाँ पे डाटा एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के सिस्टम में ये डाटा आपका अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, बाद में फिर उसकी चेकिंग वगैरह की जाती है। फिर गूगल फॉर्म्स आर हियर। जैसे आप एडमिशन लेते हैं किसी भी अदारे में, तो आमतौर पे एडमिशन फॉर्म वो गूगल फॉर्म की सूरत में होता है, लिंक दिया हुआ होता है, आप क्लिक करते हैं, वहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, फादर्स नेम लिखते हैं, क्वालिफिकेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो सारी आप लिख के सबमिट करते हैं। अब जब गूगल फॉर्म आपके पास पहुँचेगा, लेट्स सपोज आपके पास 40 रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो 40 के 40 फॉर्म्स आपके सामने मौजूद हैं, आपने जस्ट उनका प्रिंट ले लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि ये 40 फॉर्म्स एक डेटा की शक्ल में मेरे पास आ जाए एक्सेल शीट में। तो एक्सेल शीट आपने सेलेक्ट की होगी, तो वो पूरे का पूरा एक्सेल शीट वो सारी की सारी वहाँ पर सामने आ जाएगी। यानी जस्ट आपने प्रिंट ले लेना है या उसको सेव आप कर लें। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक चीज़ को जाके उसको देखेंगे। फिर वेब रूम, तो ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आप इजीली, जैसे स्काइप है, जूम है, बल्कि स्काइप और जूम में इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ, वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, फिर
फिर कहूट है, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं गेम्स के अंदाज में, यानी अपनी ये खुद आप चेक करें और इट्स ईजी, आप समझ जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फिर इसमें आई स्प्रिंग है, ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन विद वॉइस आप कर सकते हैं। कैनवस LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे आप अपने कोर्सेज डिज़ाइन करके अपलोड कर सकते हैं या वहाँ पे अपने कोर्सेज सीख भी सकते हैं। ब्लैक बोर्ड लर्नर, ये आपका असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। नियर पोर्ट, ये भी आपका असेसमेंट के लिए। स्कोलॉजी, तो ये भी आपका असेसमेंट इसके लिए यूज़ हो रहा है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको लिख देता हूँ, यानी जैसे आपका जूम है वो आपको ऑलरेडी पता है, स्काइप है, ठीक है। इसी तरह किधर गया, इसी तरह इवन व्हाट्सएप जैसे हम 24 घंटे यूज़ करते रहते हैं, तो व्हाट्सएप को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टीचिंग लर्निंग, एज अ टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसलिए यानी ये है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, इन सब से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है। यानी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी बात करें, जो एजुकेटेड पर्सन है, तो अ पर्सन हु इज़ एबल टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, वो सीखता है नई चीज़ को, किसी चीज़ को रिफ्रेश भी नॉलेज को करता है। और ऐसी चीज़ें जो आज से 10 साल 15 साल पहले बड़ी इफ़ेक्टिव थी लेकिन आज उनका यूज़ नहीं रहा, तो वो उनको छोड़ भी देता है, ठीक है। वो जिद नहीं करता कि नहीं नहीं मैंने तो यही करना है, मैंने तो टेप रिकॉर्डर ही यूज़ करना है, मैं क्यों मोबाइल यूज़ करूँ, टेप रिकॉर्डर में ही मेरे बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है और फिर मैंने उसको फीडबैक देना है, ठीक है। तो सो बी प्रोग्रेसिव, बी अप टू डेट, एंड इस दुनिया में अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अप टू डेट हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपके पास इतना काम होगा कि आप यानी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी आपकी होगी, ठीक है। यानी समझ नहीं आया कि क्या कौन सा काम मैं लूँ कौन सा ना लूँ। और लेकिन अगर अपडेटेड नॉलेज नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, तो फिर हमने सिर्फ शिकायत ही करते रहना है जी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरी कदर कोई नहीं है, इतनी बड़ी एजुकेशन मैंने हासिल की है फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। फॉर दैट रीज़न ट्राई योर बेस्ट, हर चीज़ नई सीखें, हर नई टेक्नोलॉजी सीखें। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी आल्सो। सो थैंक यू वेरी, हाँ येस, और सब्सक्राइब भी तो आपने करना है मेरा चैनल, ठीक है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन वो भी क्लिक करें। और इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, द नंबर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे कोई भी बात पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।